अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आपको सीधा लिए चलते हैं निज़ाम सक्का के दरबार में। ठीक कह रहा जुनैद सलीम, पहले ही बड़ा वक्त जाया हो गया। 1.5-2 साल तो कोरोना ही ले गया, उसके बाद देखो ना 2-3 महीने हो गए हैं, धुंध ही नहीं खत्म हो रही। जब भी रजाई से निकल के दरबार लगाने का सोचा, धुंध देख के वापस रजाई में घुस गए। और सरजीत दरबार के बाहर लिखवाना पड़ गया कि बावजह फौतगी दरबार बंद है। राम मनहूस बच्चे, बाबा फौतगी दरबार बंद है। यो दरबार है, ये तेल का कोल्लू है। बाबा फौतगी कोल्लू बंद है। ये निज़ाम सक्का का दरबार है, बाबे बलोच का दरबार है। ओ शर्म हया किया कर। धुंध वाकई बहुत ज्यादा इस दफा हुई। यूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी तरक्की में रुकावट बन रही हैं, मगर यो आस्ता आस्ता यो वेदर वाला जो मसला है, मौसम वाला, ये भी 2-3 महीने अगर ले गया तो बाकी बचेगा क्या? शहंशाह मौसम, आपके ऐसे जफाकश वजीर हैं, साथी हैं, पूरी रुफका की एक टीम है, इनको धुंध से क्या फर्क पड़ता है? कौन से जफाकश? यो तो ऐसे हड हराम है, यो जो थारे सामने बैठा हुआ सबसे तगड़ा, जिसके ऊपर 6-6 इंच मोटी चमड़ी चढ़ी हुई है। जरा सी हवा चलती है तो इस तरह इसके ऊपर बोरी डाली होती है घर वालों ने, जैसे चौधरियों ने सर्दियों में अपनी भैंस पे नहीं डाली होती। और आगे इतनी बड़ी कोयलों वाली अंगीठी जला के तो सरदाई वाले प्याले में चाय पी रहा होता। और यो जो हमारे बाएं तरफ खड़ा, यो नामुरा तो इतना नखरे वाला है, पाथियों का धुआं देख के घर दौड़ जाता है, भाई आज बड़ी धुंध है। बादशाह सलामत, डेली मोटरसाइकिल चुंगी अमर सदू तो आना, तेन एक दिन भी आना पवे, तेन लग पता जाए। बादशाह सलामत को तेनू कह रहे, वो तो तू भी क्यों बोल रहा है? मेरी गाल हो रही। इट्स टू मच, रॉयल प्रोटोकॉल है ये। राइट की शर्म हया उतर गई हुई है। जब से ये सोशल मीडिया आया ना, उसके ऊपर ऐसी तू तड़ाक करते हैं बादशाह के साथ भी, यो कोई शर्म हया रही नहीं। यो देखो, यो जो खड़ा अपनी तरफ से बड़ा बहादुर बन के, ऐसा कामचोर आदमी है, रो दरबार आ रहा हो, सवारियों वाला जहाज देख के वापस घर दौड़ जाता है। घर जाके कहता है जंग लग गई, आज छुट्टी करूंगा। हाय हाय बादशाह सलामत, मैं सदके जाऊं। हाय, हर वक्त इनके बखेरे में ना पड़ा रहा कर, मेरी भी तो सुन ले। तारी सुनने के लिए ही तो जिंदा हूँ, बता क्या बात है? मेरी कजन की बेटी की शादी है, 7 दिन फंक्शन होगा, जेब ढीली कर ले, 7 जोड़े ने बनवा के रोज पहनूंगी। 7 फंक्शन और 7 जोड़े? हाँ, एक जोड़ा क्या दूसरे दिन छोटा हो जाता है? जोड़ा छोटा नहीं होता, मलका का रुतबा छोटा हो जाता है। देखो रे जरा, मास्की की बीवी है, घड़ी की घड़ी के लिए अगर बात साथ मिल गई है तो देखो जरा, दिमाग का आसमान पे टांग लिया। यही तो प्रॉब्लम है। अब्बा हजूर कुछ तो ख्याल कर, मेरी वालदा माजदा है। तारी वालदा माजदा है तो तैं क्या नाम मुराद प्यूटन है? पहले मेरी बीवी थी, फिर तेरी वालदा बनी थी। वो को तुमने जहेज में ले गई थी आई। क्या बात सुन मलका, क्या? लिफाफे में 200 रुपया डाल और शादी पे पहुंच इन्हीं जोड़ों में। वहां जाके सलामी पकड़ा और उधर से बड़ी प्लेट पकड़ के सैलेड डाल के कम से कम 450 का गोश्त डाल प्लेट में। 200 सलामी का पूरा कर और 250 रुपया रक्से का पूरा कर। रे बादशाह सलामत, मैं 200 रुपया सलामी दूंगी, लोग क्या कहेंगे? लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो तन्ने देख रहे हैं। इसी सोच ने मार दिया पूरी काम को। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। नाम मुराद तो यो जो बड़े बड़े लोग बने बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, बड़े बड़े तख्तों के ऊपर जो बैठे हैं, यो अगर इस तरह के काम शुरू कर देना तो नाम मुरादो एक रवाज सेट हो जाए। छोटे लोगों को शर्म ना आए, बेचारों को थोड़ी सलामी देते हो। छोटे लोगों को शर्म ना आए कि सूट में सारी शादी अटेंड करते हुए। तुम जैसे लोगों ने, नाम मुरादों ने गरीब आदमी का जेड़ ही बंद कर दिया। वो यो ही सोचता रहता है 7 सूट 7 दिन के लिए, 10,000 से कम सलामी नहीं होनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक बार ये भी सोच
मरोगे जब खुदा के सामने पेश होगे तो खुदा क्या कहेगा? हाय हाय हाय, क्या बात कही है। क्लैप क्यों नहीं हुई? अब्बा हजूर ये हस्बे हाल है, मजाक रात नहीं है, ऑडियंस उसमें होती है। शहनशाह, इसका मतलब है कि आप भी ऐसी बातें सिर्फ क्लैप लेने के लिए करते हैं। रसा साथ क्लैप ना हो तो बादशाह का जी नहीं लगता। अम्मा हजूर बाय द वे शादी पे गुलूकार कौन सा बुलवाया? राहत फतेह अली खान को बुलवाया उन्होंने। वो तो सारे पैसे लिए हुए हैं। हाँ, उन्होंने कौन से पल्ले से देने हैं बादशाह सलामत पैसे? वो बिल बनाकर शाही खजाने को भेज रहे। रा क्या मतलब? आए हाय, मलका की कजन की बेटी की शादी है, क्या हो गए 4 पैसे शाही खजाने से चले गए तो, और ऊपर से सल्तनत का बादशाह दुल्हन का खालू लगता है। बेअदब, बेअखलाक, बदलिहाज लोगों, नामुरादो, एक तो लेडू पे ये फुफ्फड़ खालू चाचे मामे, तो कितने को लोगों को इस तरह शाही खजाने से खुश करेगी? अवाम भूखी मर रही है और तन्ने पड़ी हुई है, कजन की बेटी की शादी। कुछ हया करो, खबरदार अगर किसी ने शाही खजाने से एक पैसा भी अपनी जाति खास हाथ में लगाया। बादशाह हो तो ऐसा हो, जबरदस्त। कितने बजे फंक्शन शुरू होने? 6 बजे। राहत गाता बहुत अच्छा है। यानी अगर अच्छा गाता है तो फिर शाही खजाना लुटा दे उस पे। नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, सुनूंगा जरूर जाके उसे, मगर बेल एक नहीं फेंकूंगा और ना ही शाही खजाने के नजदीक किसी को आने दूंगा। अच्छा, खुद करें उसकी पेमेंट। जो अपनी खास हाथ होती है ना जाति, वो शाही अखराजात पे नहीं डालनी चाहिए। जो जायज जायज अखराजात हो रहे हैं वो तो चलो हो, मगर जो आपके अपने लक्षण हैं वो अगर आप आवाम के पैसे से पूरे करेंगे तो फिर आपसे ज्यादा बड़ा बेशरम आदमी कौन हो सकता है? अब्बा हजूर अगर जाति अखराजात से होने लगी तो मेरी शादी तो फिर दरियों पे होगी। दरियों का किराया तेरा बाप देगा। तेरी शादी होगी मुंजी वाली ग्राउंड में, जमीन पे बैठ के आलू शोरबा खाने का जो मजा आवे ना, और ऊपर से अगर प्लेट में बोटी की जगह हरी मिर्च तैर रही हो, नवाला लगाने से पहले ही चेहरे पे लालियां आ जाती है। मौसम मुंजी वाली ग्राउंड का ये भी फायदा होगा कि बाराती जो है वो जमीन पे गिरे हुए चावल भी उठा उठा के डालते रहेंगे। नहीं, अपना मशवरा अपने पास से रखो, मैं रंडवा ही मरूंगा। यो तो खैर थारा अपना प्रोग्राम है। अरे क्या हो गया निजाम, क्या हो गया? इस तरह की बोगस धमकियों से निजाम नहीं हिलेगा। निजाम नहीं हिलेगा। कहां पे गजब हुआ? आलिया पेट्रोल पंपों पे गजब हो रहा। 2 माह में 5 दफा पेट्रोल का रेट बढ़ गया हजूर। तो तन्ने क्या, तन्ने तो सिगरेट वाले लाइटर में ही पेट्रोल डलवाना होता है। जी कैसे रहा जैसे तन्ने मर्सिडीज एस क्लास रखी हुई है। अवामुन्नास की तरफ से आया हूँ हजूर। महंगाई की वजह से अवाम का बड़ा बुरा हाल है आलिया। तो तुम अवामल नास के मामू लगते हो। अवामल नास का शोर ऐसे में जा रहे हो जैसे तुम एमएनए हो। ओ हजूर, एमएनए लोगों को तो पड़ी है सेनेट के इलेक्शन की, उनको क्या अवामुन्नास जिए या मरे। बड़ी जबरदस्त सियासी बसीरत है। फरियादी कम और डॉक्टर हसन अस्करी ज्यादा लग रहा है मुझे। इसे उरे बिठा लो, फिर मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ। नहीं नहीं ना ना हजूर, हमारे सर का ताज तो आप ही हैं। यो ही तो कम खराब होता है। पागल सा बंदा हम सीट पे बैठा लेते हैं, अक्लमंद बेचारे मिन्नतें करते फिरते। हजूर 5 दफा रेट बढ़ा पेट्रोल का, 5 दफा। राह किस लिए बढ़ता जा रहा पेट्रोल का रेट? हजूर जिससे भी पूछो वो बोल रहे हैं कि आलमी मंडी में बढ़ रहा हो। तो आलमी मंडी के साथ बात करके देख लेते हैं। चलो घोड़ों पे काठियां डालो। हजूर घोड़े तो फिल्म की शूटिंग वाले ले गए। पैदल चलते हैं पर आलमी मंडी की तरफ जरूर जाना चाहिए। मंडी में जाना क्या कर रहे हैं आपने? राउस को पूछे तो सही, तन्ने कोई ख्याल नहीं है गरीब आदमी का। गरीब आदमी मर रहा, ते
हुकूमतें हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है, सारे कारोबारी हजरात कहना शुरू हो जाते हैं भाई चूंकि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए भिंडी भी महंगी हो गई है, भाई पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए लट्ठा भी महंगा हो गया, भाई पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए जूती भी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए खांसी वाला सिरप भी महंगा हो गया। राइयो तो फटाफट हर चीज को पेट्रोल की कीमत से जोड़ लेते हैं। वो आलमी मंडी हम पे तरस खा ले। असल में बात यह है कि महंगाई के अवामिल तो मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी अवाम अपने रवैये से उस महंगाई को 3-4 गुना मल्टीप्लाई कर देती है। जो ही तो स्यापा है, हर आदमी को इधर अपनी अपनी पड़ी हुई है, बिल्कुल हर आदमी को अपना पेट भरने की लालच है। कोई जो नहीं देखता कि जो सामने वाला है उसका पेट कैसे भरे। नहीं वाकई यार दूसरों का ख्याल करना चाहिए। ये सिर्फ कहना नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। ना मुराद तै तो सामने बनी हुई भैंस का चारा खा जाता है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 14,000 मुलाजमीन है जी, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है लाहौर की, ये तनख्वाहें दे रही है 14,000 मुलाजमीन। जब जरा वो अंदर घुसे उन्होंने पता लगाया तो काम करने वाले मुलाजमीन थे 7,500, बाकी सारे गोश्त मुलाजमीन थे। भाईजान पिछले कुछ अरसे से हम सुन रहे हैं कि लाहौर में जो कूड़े करकट के ढेर हैं जी, ये शहरियों की जिंदगी इन्होंने अजीरन की हुई है। जिस तरह काफी वक्त गुजरने के बाद हमारे वजीर आला साहब को होश आता है कि जनाब इसका नोटिस लें और इसका कोई तदारक करें, तो बड़ी तारीख भी दे देने कि आज तारीख तक हो जाएगा। पता नहीं लाहौर किधर ना रखे है। अच्छा, उस पे उन्होंने मियां असलम इकबाल साहब की फिर अल्टीमेटली जिम्मेदारी लगाई थी कि जनाब ये लाहौर में जो सफाई का निज़ाम है इसको बेहतर किया जाए। तो मेरा ख्याल कोई 50-55 हज़ार टन कूड़े के ढेर लगे हुए थे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। तो उन्होंने बहरहाल दिन रात एक करके जैसे तैसे भी है पकड़ पकड़ के ओवर टाइम लगवा के खुद स्पॉट्स पे जा के किसी ना किसी तरह उन्होंने कोई 80-90% जो कूड़े के ढेर थे वो खत्म करवा दिए थे। लेकिन वो चीख के कह रहे थे कि भाई उतना ही रोजाना कूड़ा भी जमा हो रहा है। अब इस फिनोमेना को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि असल में ये प्रॉब्लम है क्या और इसके पीछे कौन कौन से माफियाज काम कर रहे हैं। जी। अब बात ये है कि 2009 में लाहौर की सफाई का जो टोटल खर्चा था, बजट था, वो था 1 अरब रुपए सालाना, 1 अरब कोई 5-10 करोड़ रुपए, ठीक है। अब अचानक 2011 में सिर्फ 1 साल के बाद वो खर्चा जो है वो 1 अरब से 2 अरब नहीं, 3 अरब नहीं, 4 अरब नहीं, 5 अरब नहीं, 6 अरब रुपया कर दिया गया जब वो तुर्क कंपनियों को ये ठेका दिया गया। अच्छा, उन्होंने शुरू में जनाब बड़ी एफिशिएंसी दिखाई, मॉडर्न मशीनरी नजर आई, बेहतरी भी नजर आई। उन्होंने घरों में काले शॉपिंग बैग्स भी दिए, तकसीम किए। वो आज इस इलाके में लोगों ने कहा जी बड़ी, वो कोई 1.5 साल के बाद ना वो काले शॉपिंग बैग नजर आए, ना वो मशीनरी सफाई करती हुई नजर आई। आहिस्ता आहिस्ता काम खराब होना शुरू हो गया। अब देखो इसके पीछे माफियाज काम क्या क्या कर रहे हैं, जो अब पंजाब गवर्नमेंट जो है जिनसे निमट रही है। ये जब मियां असलम इकबाल साहब की जिम्मेदारी लगाई गई, सारे उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि मामला है क्या। 14,000 मुलाजमीन है जी, ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है लाहौर की, ये तनख्वाहें दे रही है 14,000 मुलाजमीन। जब जरा वो अंदर घुसे उन्होंने पता लगाया तो काम करने वाले मुलाजमीन थे 7,500, बाकी सारे गोश्त मुलाजमीन थे। अच्छा, अंदाजा करो तुम। अच्छा, फिर ये क्या करते थे कि इन लोगों ने जब ये इनको पैसे मिलते थे कूड़े के वजन के हिसाब से, तो ये अगर 10 टन कूड़ा है तो उसमें पानी शामिल करके उसको 15 टन करके भेज देते थे। जी यार, ये कूड़ा है कि सब्जी है जिसमें पानी का तरौका लगा उसको वजनी करके इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। अच्छा, फिर ये था कि ये तुर्क कंपनी के साथ मुआहदा था कि जब ये जाएंगे तो अपनी जो मशीनरी है ये चालू हालत में छोड़ के जाएंगे। अब वो गए कैसे हैं? वो सारी मशीनरी नकारा करके गए हैं, जिसको अब ये पंजाब हुकूमत को मुसीबत पड़ी हुई है कि उसको किसी ना किसी कीमत पे फंक्शनल किया जाए, जिसके खिलाफ ये सारे माफियाज इकट्ठे हुए हैं। जाहिर है
6-7 अरब रुपए का मामला था, हाँ जी। खांचा था जिसने छोटे छोटे कई, बल्कि छोटे छोटे नहीं, छोटे बड़े कई माफियाज जन्म दिए थे। हाँ। अब वो माफियाज के जब दुम पे पांव आया तो वो आराम से तो नहीं बैठेंगे, उन लोगों ने मुहाजरा ही शुरू कर दिया है, कभी हड़ताल की धमकियां, कभी उसको उठाओ कभी इसको उठाओ। अब जाहिर है कि वो मियां असलम इकबाल अकेले नहीं है, इसमें उनको वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब की हिमायत हासिल है, लेकिन बहरहाल माफियाज भी तो कम तगड़े नहीं है। नहीं तो ये जो कंपनी मशीनरी जो है नकारा कर गई है, ये तुर्क कंपनी थी। जी जी, वो दो ही उसके कंपनियां इनाम में हम अर्तुगरल देख रहे हैं। अच्छा, वो भी अगर उसको किसी मतलब ठीक तरीके से डील किया जाता, उसको भी बड़े टेक्निकल तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, जिनके खांचे लगे हुए थे, उस एग्रीमेंट में बहुत ही खूबसूरती के साथ तब्दीलियां कर दी। अब तब्दीलियां ऐसे की हैं कि हम कुछ करने के काबिल भी नहीं रहे। अच्छा, फिर इस वायदे में ये शिक भी शामिल थी कि कूड़ा उठा के उसको महज कहीं जाके डंप नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि उसको रिसाइकल करके लैंडफिल किया जाएगा, खाली जगहों पे फेंका जाएगा, मुख्तलिफ कामों में लाया जाएगा। लेकिन आज तक जितना कूड़ा उठाया गया इतने वर्षों में, सारे का सारा महमूद बूटी पे जाके डंप किया गया, और उसमें पानी भी शामिल किया गया ताकि उसका वजन बढ़े, ताकि दाम बढ़े। हाँ जी। नहीं तो ये जो लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं इनके खिलाफ माफियाज, इनकी डिमांड क्या है? असल में तो पंजाब हुकूमत ने मियां असलम इकबाल को आगे करके ये दावा किया है, और वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो अखराजात हैं जो 14 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं, 7 यानी 6 अरब रुपए में 2011 में ठेका दिया गया था, आज वो अखराजात बढ़ के 14 अरब तक पहुंच गए। 2009 में 1 अरब था, जो 14 अरब तक पहुंच गए। इन्होंने ये ऐलान किया है कि हम कम से कम इन अखराजात को कम करके वही पुराने जो है 2011 तक की 6 से 7 अरब तक लेके आएंगे। अब जाहिर है कि जब वो 6-7 अरब का कट लगेगा तो चीखें तो निकलेंगी। हाँ जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग जो है ना, ये कहते हैं कि इन ठेकों को लोकलाइज कर दिया जाए, मुख्तलिफ काम जो है ना वो हमारी मर्जी से, हमारी मर्जी के ठेकेदारों को दे दिए जाए। ठेके तो यहां तक थे कि ये जो गोश्त मुलाजमीन थे ना, इनकी फराहमी के लिए भी कंपनियां कायम की गई थी कि हुकूमत को ये लोग यानी स्वीपर्स भर्ती करके देंगे, वो भी पैसे कमाते थे। अब उन पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जाहिर है कि सूरत हाल तो ऐसी निकली। 8-9 अरब रुपया तनख्वाहें बढ़ दी हैं। नहीं, यही तो बता रहा हूं कि तुर्क कंपनियों के साथ इब्तदा में 2011 में 6 अरब रुपए का ठेका किया गया था, जो 1 साल पहले 1 अरब का था, वो अब 6 अरब रुपया बढ़ के 14 अरब हो गया हुआ। नहीं तो 1 अरब और 6 अरब के दरमियान सफाई का कोई फर्क नहीं नजर आया था? शुरू में किया था उन कंपनियों ने, शुरू में बड़ी एफिशिएंसी दिखाई थी, हम लोग भी बड़े मुतासिर हुए थे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी शराइत थी, जो मैकेनिज्म तय किया गया था, मैकेनिकल स्वीपर्स नजर आएंगे, आपको भी लाहौर की सड़कों पे बड़ा नजर आया था 1-1.5 साल, लेकिन सड़कें धोने वाली गाड़ी है, वही सब कुछ होना शुरू हो गया था। अरे ये तो बेईमानी जो है वो हर जगह पे ही है ना। हाँ जी। जितने अफसर, आप ठीक कह रहे हो, ठेके देने वाले क्या, लेने वाले क्या, वरना लाहौर का फर्क बड़ा पड़ गया है। इन 20-30 सालों में लाहौर में बड़ा फर्क पड़ गया है, बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, बहुत ज्यादा सड़कें बन गई हैं, मेट्रो, ऊपर से ये ऑरेंज ट्रेन, फलान टमकान, सफाई का काम बहुत बढ़ गया। जो लाहौर फैल गया है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैल गया है, तो वही ठेका जो 1 अरब रुपए में था, वो अब समझ आती है कि 7-8 अरब रुपए तक चला जाए, लेकिन 14 अरब में किस हिसाब से चला गया, इसी बात का एहतसाब करने की कोशिश की जा रही है। सही। और फिर इन 20 सालों में आबादी में बड़ा फर्क पड़ गया, खास तौर पे लाहौर की आबादी। तड़ पिंडों लोग बेचारे संदूक चुक चुक के लाहौर आ रहे हैं। ये गोगा भी आ गया ना, गोगा 20 साल पहले नहीं था इधर। हाँ जी, रश नहीं था इतना। गोगे दे आने नाल भी 2-2.5 अरब का तो फर्क पिया है, काफी फर्क है। ऊपर से सोसाइटियां बेतहाशा बन गई, जिथे जिथे जमीन वेली सी अगलियां ने सोसाइटी पा ली, क्योंकि अपने हाल शाल ते पुर करो खूह। अच्छा, एक और बड़ा मसला, ये गोश्त मुलाजमीन की हम बात कर रहे हैं ना, सैकड़ों हजारों की तादाद में, जैसे PHA में नहीं हो रहा कि माली हजरात जो है वो अफसरान और बड़े बड़े जो MPA हजरात हैं, MNA हजरात हैं, उनके घरों में माली के तौर पे भी काम कर रहे हैं, कुक के तौर पे भी काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल से लेके जा रहे हैं, एग्जैक्टली इसी तरह ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है, इसके मुलाजमीन भी गोश्त मुलाजमीन अलग है, और इसके बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन जो है वो इन्हीं MNA, MPAs और सरकारी मुलाजमीन के घरों में स्वीपर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। नहीं तो 2.5 साल हो गए इन्हों घरों कढ़िया नहीं जा सकता इन्हों को।
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गोभी गोश्त खाती है आपकी भैंस, या उसको सुबह सुबह गुतावा जब करते हो तो उसमें मिठा डालना जरूरी हो गया हुआ है। ओ बाऊ जी ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਵੰਡੇ ਦੀ 150 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੱਝ ਨੇ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कराची में दूध की कीमतों में कमोबेश 45-50 रुपए का इजाफा हो चुका है, जिससे आवाम शदीद परेशान है। आइए इन 2 गवालों से पूछते हैं इस महंगाई की वजह क्या है। भाई साहब एक बात तो बताएं, गैस महंगी हो, बिजली महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो, आटा दाल चीनी सब कुछ महंगा हो जाए तो आप लोग हुकूमत को कोसते हैं। अगर दूध महंगा हो जाए तो आप हमें बुरा भला कहने लग जाते हैं। आपसे ही पूछेंगे ना, आप दूध फरोश है, सरकारी रेट कुछ और है, आप कुछ और चार्ज कर रहे, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। देखो भाई, जब इर्द गिर्द सारी चीजें महंगी हो गई हैं तो दूध क्या महंगा नहीं होगा? ओ यार, सारी चीजें महंगी होने से दूध पे क्या असर पड़ा है, यही तो पूछने के लिए बुलाया। आपकी भैंस पेट्रोल पे चलती है या उसे गैस पे कराया हुआ है, या वो गोभी गोश्त खाती है आपकी भैंस, या उसने रोटियां खानी शुरू कर दी हैं, आटा भी महंगा हो गया है, या उसको सुबह सुबह गुतावा जब करते हो तो उसमें मिठा डालना जरूरी हो गया हुआ है। ओ बाऊ जी ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਵੰਡੇ ਦੀ 150 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੱਝ ਨੇ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। नहीं तो मेरा मतलब है, तुम तो लाहौर के ग्वाले हो, तुम तो उसको चारा भी डालते हो, उसको हरियाली भी डालते हो, तुम सारा कुछ अब वंडे पे ही ना डाल दो। हाँ, कराची वाले तो वाकई वंडा खिलाते हैं क्योंकि उस तरफ चारा नहीं होता। और भाई साहब डरे उस वक्त से जब दूध की कीमत 200 रुपए लीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 200 रुपए लीटर? देखे भाई, भैंस 3 चीजें ही खाती है ना, वंडा चारा साइलेज, तो वो तीनों चीजें तो महंगी होगी, आसमान से बातें कीमतें करने लग गई हैं। और भाई इतनी कीमतें उनकी बढ़ती नहीं है जितनी तुम दूध की बढ़ा रहे हो। और भाई सिर्फ ये चारा ही तो जरूरी नहीं है भैंसों के लिए। और तुम्हारी भैंसें जाफरान खाती हैं। भाई साहब, भैंसों की कीमत तो देखो कहां तक चली गई है, और लेबर की कीमत आप ये देखें। दूसरा, आपने शहर से बाहर निकाल दिए भैंसे, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, पेट्रोल का जो खर्चा होता है कि दूध यहां से वहां पहुंचाना है, वहां से कहीं और पहुंचाना है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਚੰਗੇ ਡੰਗਰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। नहीं तो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, डंगर महंगा हो गया, चारा महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, ये सारा कुछ मेरे दोस्त क्यों हमें बेवकूफ बनाने के लिए सुना रहे हो? ये सारे अखराजात जब जितने जितने आपके बढ़ते जाते हैं उतना उतना आप दूध में पानी बढ़ाते जाते हैं। आपने तो आराम से अपने पैसे बराबर कर लेने होते हैं। ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो जो रेट लिख के लगाती है, मेरा ख्याल है कराची में रेट जो है सरकारी वो 94 रुपए, 94 रुपए, बिल्कुल। हाँ, तो बेचते ही 140-150 तक है। और मेरे भाई 94 रुपए वाला भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप हमारी लागत देखें तो हमें 140 का ही पड़ता है। अच्छा, ये भी एक अजीब फिनोमेना है कि मुल्क भर में जितने भी दूध फरोश हैं उन्होंने डीसी रेट वाला दूध भी रखा होता है, और वो कहते ये हैं कि जनाब बेशक ये ले लें, इसमें पानी मिला हुआ है, अगर खालिस लेना है तो फिर ये रेट होगा। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨਾ। आपसे पूछेंगे तो आप तो कह देंगे जी 500 रुपए लीटर होना चाहिए। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो फिर क्यों रखे ने जो खर्चा नहीं पूरा होता थे। सारा मलामलू के झूठ ना तो ये सुना के चले जाते हैं। यार खुदा के वास्ते जाने दो, थोड़ा सा लिहाज करो। ठीक है, महंगाई हो रही है, मगर जिस कदर दूसरी चीजें बढ़ती हैं उस कदर ही आपको कीमत बढ़ानी चाहिए। चारा अगर 10 रुपए बढ़ता है, आप दूध की कीमत किलो पीछे 20 रुपये बढ़ा लेते हैं। अब ये तो नहीं ना कि मझ चारे का सुन के महंगा हो गया तो डबल खाना शुरू कर देती है। हर चीज की कीमत बढ़ने के साथ ही इन्होंने किलो पीछे जो कीमत है ना वो बढ़ा लेना। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਏ, ਆ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਾ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। अच्छा, ਫਿਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ये असल खर्चा तेरा। ਮੱਝ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। मझ तो चलो 1-2 पेसियां खा के चुप कर रही है। नहीं, ये तो खैर भैंस के साथ वंडा और साइलेज खाते हुए भी शरीक हो जाता है।
जुनैद साहब मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। देखें, एक तो दूध की कीमत बहुत है, एक दूध खालिस नहीं है। बिल्कुल। खुदा के लिए कुछ करें, नहीं तो मेरे जैसे लोग मर जाएंगे। ये 25 साल पहले दूध असली था ना, ये गाल मेरे सुर्ख थे तब। अभी आपने बात शुरू करने से पहले कहा मैं सीरियस बात करने लगा। सीरियस नहीं। अच्छा तुसी भाई जी सर्दियों का खर्चा गुड़ सुना देता है, ये सारा साल ही सर्दियां रहती हैं। 2 महीने जड़ी सर्दी होती है गुड़ वाली, वो तो चलो लंघ गई, आगे जाके फिर गुड़ के पैसे मुस्तकिल दूध की कीमत में डाल लेते हो। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। 1 ਘੰਟਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हेलो, अब बंदा इसे ये भी नहीं मशवरा दे सकता कि चिल्लर खरीदो, इसने फिर चिल्लर के पैसे भी दूध की कीमत में डाल लेने। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਕਾਰਾਂ ਜੀ। आते वही हैं, गाड़ी में बैठ के भी कर रहे होते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि किसी तरीके के साथ कीमत बढ़ाएं। चलो सारी दुनिया में बढ़ती है, मगर खाने पीने की चीजों पे तो हाथ हौला रखें। मुझे अच्छी तरह याद है इंग्लैंड में, अमेरिका में खाने पीने की चीजें जो है ना, ये 20-25 साल पहले भी जहाँ पे थी, उससे हमें थोड़ा बहुत रत्ती को फर्क पड़ा है। हाँ जी। यहाँ पे तो मुसीबत ही पड़ जाती है हर साल ही। मेरे भाई आप लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, यही बात अगर आप हुकूमत से करें, गवर्नमेंट से करें कि जो वनडे में चीजें डलती है उसकी ड्यूटी कम कर दें। जब ड्यूटी कम होगी तो वनडे की कीमत कम होगी, जब वनडे की कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिकली दूध की कीमत कम होगी। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਾਊ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कोई प्लान करना चाहिए। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरियां, बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मौजूद हैं, मगर और बहुत सी होनी चाहिए। फिर इन शायरों अदीबों के बैठने के लिए वहां पे जगह होनी चाहिए। अच्छा जी, बड़ा ही मशहूर फिक्रा है जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया जमिया ने, और ये भी बड़ा मशहूर फिक्रा है नई रीसा शहर लाहौर दी। ये इस तरह के जो फिक्रे हैं या इस तरह की जो एजाजात लाहौर को मिले हुए हैं, उसमें बहुत सारे अवामल शामिल हैं। उसमें मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत जो अमल है ना जी, वो ये है कि लाहौर अदब का शहर है। हाँ बिल्कुल, तालीम का, और उस पे मोहर लगाई है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने इसे अदबी शहर करार दिया है, और पूरी दुनिया के ऊपर कोई 39 के करीब अदब के, लिटरेचर के शहर, अदब के गहवारे गए हैं, उसमें लाहौर भी शामिल है। और नो डाउट लाहौर जो है ना जी, वाकई ये अदब और सकाफत का गहवार। बिल्कुल। क्या बात है, ऐसा बड़ा अदीब और शायर यहाँ पे पैदा हुआ है, और जो नहीं भी पैदा हुआ वो अपने शहर से हिजरत करके यहाँ आया। उसने अपना मस्कन लाहौर को अल्टीमेटली बनाया। जब तक ये सियाना समझदार बंदा, क्रिएटर जो है, वो लाहौर नहीं ना पहुंचा, उसकी क्रिएशन लोगों के सामने आई नहीं। पार्टी हाउस का मुकाबला दुनिया में किसी भी जगह से किया जा सकता है अदब की खिदमात के हवाले से। हाँ जी। और फिर पाक टी हाउस के अलावा आप देखो ना जी, अल्लामा इकबाल सियालकोट से आए, आके इधर कमरा ले लिया। फिर अहमद नदीम कासमी साहब लाहौर पहुंचे तो कासमी साहब बने जी। फिर फैज अहमद फैज साहब, वो यहाँ पे लाहौर में आए, सियालकोट से लाहौर आए। हाँ जी। फिर लाहौर के बेशुमार, मतलब सारे अब लाहौर के गिने जाते हैं। वासफ अली वासफ, हबीब जालब, मियां तोफैल साहब, बानो कुदसिया, अनवर सज्जाद, आगा शोरश कश्मीरी, फिर हनीफ रामे, इशफाक अहमद, नासर काजमी, ए हमीद, उनीस नागी, फिर खतीजा मस्तूर, फिर हाजरा मसरूर, फिर मिर्जा अदीब, यूनस अदीब, फिर अमृता प्रीतम, इंतजार हुसैन, मुस्तंसर हुसैन तारड़, यार अमजद इस्लाम अमजद, यूनस जावेद, कोई एक बंदा है यार। उर्दू अदब का मोतबर तरीन नाम जुनैद सलीम, उकाड़ा से लाहौर आ गया। लाहौर के अदब को 4 चांद लग गए। मैं कहता हूं जी कि क्या बात है कि बात तुसी भावे सेगमेंट बंद कर दियो। सेगमेंट भावे बंद कर दियो, चूंकि मजाक च पै गई है ना। और भाई हले तारक अजीज साहब रहंदे ने, हले डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, फिर मुन्नू भाई साहब, फिर अताउल्लाह कासमी साहब रहते हैं, फिर अपना असगर नदीम सैयद साहब, तो अपना जुनैद सलीम पहले में तोड़ ले। 2 मिनट साह नहीं लेता। मेरी बात सुनो। आज की दुनिया का दस्तूर ये है कि अगर अपना नाम खुद ना लो तो कोई दूसरा नहीं लेता।
आया ठीक है, मैं आना कि तू मेरा नाम ले आकर मैं तेरा नाम ठीक है, और क्या चाहिए? अपने मुंह बुरा लगता, कहो जी जी। यार अजीजी से बड़ा रन मुरीद कोई नहीं। ते लो जी जुनैद सलीम तो बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, फिर सीधे ही हो गया। हमारे आपस के जो इख्तलाफात है ना, उससे ये बड़े अदीब फायदा उठाते हैं। यार क्या बात कर रहे हो, ईमान से इतना इतना बड़ा आदमी, बहुत बहुत क्या और देखो बात, अल्लाह ताला क्या? का निजाम है ना कि वो एक धरती में ऐसी कशिश होती है कि वो सेंटर बन जाता है, पिवटल पॉइंट बन जाता है। मैं कहता हूँ जी गीतों की तरफ देखता हूँ, अहमद राही साहब, ओए हाय हाय, हज़ीं कादरी साहब, ख्वाजा परवेज साहब, इतना इतना बड़ा शायर, इतना इतना बड़ा अदीब, कतील शफाई साहब। यार अब तुमने मौजू छेड़ा है तो मैं ये वजाहत कर दूं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप शेर पढ़ते हैं जी। तो आप शेर लिखते भी हैं, तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैंने आज तक एक ही शेर लिखा है और वो मेरा पहला शेर जो है वो आखिरी शेर साबित हुआ है। मैं पहले भी सुना चुका हूं, दोबारा सुना देता हूं। किसी की बेवफाई का क्या ये कम प्रूफ है, किसी की बेवफाई का क्या ये कम प्रूफ है, आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। लो जी लो। यार मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो इतने इतने बड़े शायर अदीब आए हैं लाहौर में जी, और वो पाक टी हाउस को हम याद करते रहते हैं और उसे ही रोते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कोई प्लान करना चाहिए। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरियां, बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी हाँ जी, है अभी। मौजूद हैं, मगर और बहुत सी होनी चाहिए। फिर इन शायरों अदीबों के बैठने के लिए वहां पे जगह होनी चाहिए। ये शायर अदीब सिर्फ टी हाउस पे ही ना बैठा करें, इनकी अदबी महफिलें और फिर मुशायरे यहाँ पे जरूर होने चाहिए। आप देखें ना कितना को खर्चा आ जाता है। आप ये एक क्रिकेट का मैच कराते हैं या एक आप कोई और को इस तरह का फंक्शन कराते हैं तो वो जितने का होता है ना उतने का मेरा ख्याल है को 5 साल के मुशायरे हो जाते हैं। यार एक शायर बेचारा मांगता है क्या है, 13 चाय के कप 2 बिस्किट। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜਣਾ। तो शायर कढ़ाई बारबी क्यों नहीं खाते? ਉਹ 100 ਚੋਂ 2-3 ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੰਦ ही हिले ਹੁੰਦੇ। आमद शुरू ही उस वक्त होती है जब दंद हिल जाए, ये याद रखना। जो मशहूर होने वाला शेर होता है ना, वो पके दंदों के साथ मुंह से निकलता ही नहीं, वो हिले हुए दंदों से निकलता है। तो बात ये है कि अगर आप इसको अदब का शहर कह रहे हैं या मान रहे हैं या गिन रहे हैं, तो खुदा के वास्ते यहाँ पे वापस वो सारी रौनकें अदबी आनी चाहिए। ये आपकी आर्ट्स काउंसिलें हैं, ये आपने गवर्नमेंट के हथे चढ़ा के इनका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं खुदा की कसम कराची आर्ट्स काउंसिल में गया हूँ, वहां पे फनकार आर्टिस्ट वो काउंसिल चला रहे हैं और इतनी खूबसूरत चला रहे हैं, और सदके जाऊं मैं सिंध हुकूमत के, खुदा की कसम मैं सलूट करके आया हूं उनको। वो एक बड़ा बजट उनको देते हैं और उस वो बजट के साथ वहां पे अदबी और सकाफती प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे सारे सरकारी मुलाजम अंदर घुसा के कमिश्नर डीसी के अंडर कर दिया है, मुलाजमीन यहाँ पे सरकारी रख दिए हैं, बेड़ा गर्क कर छोड़ा है। ईडी यहाँ पे बिठाया हुआ है, अधे ईडी जो है वो मेज के नीचे शराब की बोतल रख के यहाँ पे नौकरी करते हैं। हमसे कौन सी बात छुपी हुई है, बेड़ा गर्क करके चले गए हैं और कर रहे हैं मजीद। इसको यार आर्टिस्टों के हवाले करो, आर्ट्स काउंसिल के, यहाँ पे वो इलेक्शन करा के अपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपनी कमेटियां बनाएं, अपनी आर्ट को प्रमोट करें। इसको गवर्नमेंट के और सरकारी अफसरों के और ब्यूरोक्रेट्स के हथे चढ़ा के आपने बाकी सारे मुल्क की तरह सकाफती जो मराकज है उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि अपनी उम्र और पैसे पे कभी एतबार न करें, क्योंकि जो चीज गिनती में आ जाए वो जल्द खत्म हो जाती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।